और अब बात करेंगे भीतरघातियों पर एक्शन। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने पर एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी गई है। इसमें जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि जिन विधायकों ने कथित भीतरघात करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब सूत्रों के अनुसार भीतरघात करने वाले बीजेपी विधायक भी नेतृत्व की रडार पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 100 बीजेपी विधायकों के टिकट काटने के आसार हैं। जाति समीकरण पक्ष में होने के बावजूद भी कई विधायक अपनी सीट नहीं जीत पाए। हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। साल 2022 में बीजेपी ने लगभग 80 विधायकों के टिकट काटे थे। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र विधायकों ने लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ माहौल बनाया। कई विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से भी पार्टी को नुकसान हुआ। ऐसे विधायकों का पार्टी ने ब्यौरा तैयार कर लिया है। सहयोगी दलों ने भी विधायकों की भूमिका को लेकर अपनी रिपोर्ट दे दी। दावा है कि 2027 के चुनाव में इन बातों को ध्यान में रखकर पार्टी टिकट वितरण करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, ऐसी एक रिपोर्ट तो 2024 चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशियों के चयन में भी की गई थी। लेकिन जब तक दिल्ली दरबार में आपकी हाजिरी लगती रहेगी, मुझे लगता है कि भाजपा के किसी भी नेता को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे साथ श्वेता दुबे जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी नेता है। मिनाज अहमद कांग्रेस नेता है। मोहम्मद साजिद सभा प्रवक्ता है। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले तो आलोक जी के पास ही चलेंगे। आलोक जी, एक बड़ा सवाल है कि भीतरघातियों पर एक्शन की बात तो कही जा रही है, लेकिन दिल्ली दरबार में जाकर अपनी बात को ऊपर लेवल पर रखकर हमने देखा है कि लोकसभा में लोग टिकट ले आए। अपनी बात को सिर्फ बताया उन्होंने कि नहीं भाई साहब मेरे साथ तो नीचे गलत हो रहा है। तो ये जो बीच का पुल तोड़ा गया है और सीधे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि वाला नारा जो है वो कहीं ना कहीं दबता जा रहा है। अब व्यक्ति सर्वोपरि हो गया है एक, और क्योंकि भाजपा में भी जो कह सकते हैं उसको पावर पॉइंट्स है वो ज़्यादा हो गए हैं। आलोक जी। बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा कि पहले वाली भाजपा में और आज की भाजपा में बहुत अंतर आ गया है। पहले की जो भाजपा थी उसमें निर्णय अलग तरीके से होते थे, और पिछले कुछ वर्षों में जो जिस तरह की भाजपा चल रही है उसमें निर्णय कुछ लोगों के हाथ में ही सीमित हो गए हैं। अगर हम बात करें पिछले लोकसभा चुनाव में, तो पिछले चुनाव से समय चर्चा हो रही थी कि इस बार बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट कटेंगे, मौजूदा सांसदों के टिकट कटेंगे जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक रिपोर्ट में कहा गया था। लेकिन जब चुनाव आया और टिकट वितरण का समय आया तो उस पार्टी ने उसको लागू नहीं किया, और कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि शायद इस तरह की करने से विरोध हो सकता है, और उन्होंने जो ज्यादातर प्रत्याशियों को, जो मौजूदा सांसद थे, उन्हीं को ही प्रत्याशी बना दिया, जिसका खुल के विरोध हुआ जिलों जिलों में। और पार्टी के जो वफादार कार्यकर्ता थे, नेता थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने उनका विरोध किया। और यही कारण रहा कि यूपी खासकर देखें तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी तादाद में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो बाहर के जो लोग विरोध कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, लेकिन पार्टी के अपने लोगों ने विरोध किया। उसके पीछे कारण कई हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया। तो ये जो इस बार भी वही चल रहा है कि जब 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें चूंकि देखिए सरकार की, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे उनके सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर की विधायक का मामला हो, ये कुछ ना कुछ ऐसे मामले हो रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। और दूसरी चीज, मैं फिर वही बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है तो उनके यहाँ नेता से ज्यादा अधिकारी हावी होते हैं, और जब अधिकारी हावी होते हैं तो वो जनता का काम नहीं करते हैं। आज भी देख लीजिए, जितने भी काम है, कोई भी एक सभासद से लेकर विधायक तक मुझे नहीं लगता कोई काम कराने की हैसियत में रहता है। तो ये जो बड़ा कारण है, कार्यकर्ताओं के अंदर ये निराशा रहती है कि जब आप सरकार मेरी और उसके बाद भी मैं अपना काम नहीं करा सकता तो फिर फायदा क्या। वो जब निराशा जब घर करती है तो वो फिर तो वोट बैंक में तब्दील हो जाती है, और वोट जब चुनाव होता है तो वो लोग उसको उस वोट के बदले उसका ये हिसाब बराबर करते हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी डिसीजन भाजपा सरकार ले रही है, मान लीजिए वीआईपी कल्चर को लेकर है
या आप बात करिए खनन रोकने के हैं, बात की जाए बेहतर कानून व्यवस्था को, सारे बैकफायर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। भाई वीआईपी कल्चर में उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता के साथ बदसलूकी हो रही है, उन्हीं के नेता पकड़े जा रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। खनन की बात आती है तो कहीं घूम फिर के विधायक जी को दर्द हो जाता है कि भाई साहब काम रुक गया। अब अगर बात कर ले हम कि अधिकारी बात ना सुनने की, तो मैं तो कल ही शो कर रहा था किस तरीके से नगर आयोग तो बीजेपी पार्षद का वाराणसी में किस तरीके से बहस हुई कि तुमने मुझे धुतकार के भगा दिया, मैं जनता का से चुनाव जीत के आया हूं। तो अधिकारी जो अफसरशाही हुए है वो तो हावी है इस सरकार में, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में जब नेता दबे रहते हैं, पदाधिकारी दबे रहते हैं और अधिकारी हावी होते हैं और उन अधिकारियों की दिलचस्पी काम कराने में कम होती है, वो काम को छुपाने में ज्यादा होती है कि सब कुछ सरकार को अच्छा अच्छा दिखता रहे, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जब जनता का काम नहीं होगा तो वो जनता जो भाजपा के स्थानीय लेवल के नेता होते हैं उनका विरोध करती है और वो विरोध चुनाव में मतदान के समय खुल के आता है। और ये लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनका खुल के विरोध किया और उन्होंने या तो विरोध में वोटिंग की या फिर वोट करने भी नहीं गए। जब आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने मोहल्ले लेवल पे आपने अपने बूथ लेवल पे से पदाधिकारी बनाए, उसके बाद भी वोट का प्रतिशत नहीं बढ़ा पाए, लोग घरों में गए नहीं वोट के लिए प्रयास करने की आप वोट डालिए। तो ये सब बड़े कारण मुझे तो एक सीट पता है आलोक जी, मुझे तो एक सीट पता है जहां पर क्षेत्रीय अध्यक्ष भी अपना बूथ हारे और उस जिला अध्यक्ष भी अपना बूथ हार गए। बिल्कुल, जिला अध्यक्ष और तो छोड़िए, कई मंत्रियों के आप देख लीजिए। म्यूट है सर, आप म्यूट उस है। नाराजगी को दूर करना है तो आपको कहीं ना कहीं जनता के बीच जाना होगा। और जनता के बीच जाएंगे कैसे, क्योंकि अधिकारियों ने एक इतनी बड़ी लाइन खींच दी है और जिसको मजा ले रहे हैं। मुझे तो लगता है ये जो विधायक सांसद है ना, ये भी इस चीज का मजा ले रहे हैं कि ठीक है जनता कम है, अधिकारी अपना संभाले हुए हैं। और जब अधिकारियों के भरोसे आप चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है 33 सीटें बहुत आ गई हैं, और भी कम हो सकती थी। साजिद भाई के पास चलेंगे क्योंकि खुश हो रहे होंगे भाई, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है आपकी, पहली पंक्ति में आपके नेता को बैठाया गया है और ये खुशी बता भी रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आप 27 में इसके लिए खुश ना हो, क्योंकि हर चीज बाउंस बैक करती है और ये बीजेपी है, इसको कैसे कब कौन सा दांव खेलना है मुझे लगता है बहुत अच्छे से पता है। 2027 में और बेहतर परिणाम होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों पर काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल हवा हवाई है। जो उन्होंने वायदे किए थे उन पर तो कहीं टिक ही नहीं रहे हैं और युवा विरोधी पार्टी है। ये देखिए किस तरीके से लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं, किस तरीके से परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, बेच रहे हो, नौकरी दिला रहे हो। उनकी सरकार में शामिल एक विधायक जो है वो कह रहे हैं कि मैंने किस तरीके से नौकरियां लगवाई हैं, कैसे मैं पेपर लीक करा देता हूं, लेकिन उन पर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। जो आरोपी है पटना का, उसने भी उनका नाम लिया है बेदीराम जी का, लेकिन बेदीराम जी पर अभी भी सरकार कोई भी कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। तो ये सब लोग देख रहे हैं देश में कितने समय जो है वो परीक्षा की युवा जो है तैयारी करता है, उसके बाद परीक्षा में बैठता है, उसको उम्मीद होती है कि रिजल्ट आएगा और उसके बाद मेरा चयन होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खेल निराला है। आप देखिए नीट में 67 बच्चे जो है वो 720 में से 720 अंक ले आए, उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। और अब मुझे लगता है कि मन की बात छात्रों ने बहुत सुन ली है। अब इनको शिक्षा मंत्री के साथ साथ एक परीक्षा मंत्री बना देना चाहिए, जो केवल परीक्षाएं कराए, इसकी जिम्मेदारी परीक्षाएं कराने की हो, क्योंकि अब इनकी बस्ती नहीं है परीक्षा करा पाना, क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरात की सारी कंपनियां हैं जो परीक्षाएं करा रही है, जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने से बच रही है। उनको ब्लैक लिस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एफआईआर नहीं होती। और जितनी जहां जहां गुजरात की वेबसाइट होगी वहां वहां कोई भी काम सही नहीं होगा, चाहे वो परीक्षा या हाईवे के निर्माण हो या और भी काम है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो आने वाला समय है वो और भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब हो रहा है और इसी में अंतर्घात हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था जमीन पर जो काम करता था उसको मौका नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी। तो दूसरे दलों के लोग 10 साल में भारतीय जनता पार्टी काफी बदल गई है और जो दूसरे दलों के अच्छे लोग होते हैं
चाहे वो किसी तरीके के हों, चाहे अपराधी हों या कोई भी हो, उनको भारतीय जनता पार्टी लाती है और अपने यहाँ से टिकट देती है और उसको चुनाव लड़ाया जाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मशील कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी से दूर होने लगा है और यही कारण है कि अब 2027 में भी ये लोग सत्ता से बाहर हो। श्वेता दुबे जी हमारे साथ बनी हुई हैं, बीजेपी के नेता। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे बड़ी बात कि कहाँ कहाँ की रिपोर्ट तैयार कीजिएगा आप, क्योंकि हर रिपोर्टें ही आ रही हैं आपके पास या आप लोग तैयार करके दे रहे हैं। जो एक गैप था ना, जो मोदी जी ने, योगी जी ने कम किया था जनता के बीच और भाजपा का, उसको बढ़ाने का काम आपके नेता और दूसरे दलों के साथ जो आपने बिल्कुल सेल में नेताओं को भर्ती किया है, उन्होंने बढ़ा दिया है। क्योंकि अब जो कार्यकर्ता झंडा लेके नारे लगा रहा था, वो अभी भी वही काम कर रहा है, उसको बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठने का मौका मिल रहा है। और जो कल के आए नेता हैं, जो उनकी विचारधारा उसकी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ फायदे के लिए आए हैं, वो पहली पंक्ति में बैठ के पूरे बीजेपी का आनंद ले रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप लोग के साथ, आपकी पार्टी के साथ जो जनता का मन इस तरीके से भंग हुआ है। देखिए, कई एक कारण है, किसी एक कारण को केवल आधार बना देना मुझे नहीं, लगता है ठीक नहीं ये है। श्वेता जी, मैंने अपना कारण बताया जो मुझे लगता है, जो मुझे लोग कहते जी हैं। जी जी। देखिए, अलग जी। अलग क्षेत्र में अलग अलग कारण हो सकते हैं। कहीं भितरघात हो सकता है, कहीं ये भी हो सकता है कि लगातार 10 साल के जो कैंडिडेट थे उनको दोबारा से टिकट दी गई, जनता एंटी इंकम्बेंसी भी हो सकती है, और भी बहुत सारे कारण हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो ये सब कार्य बहुत विधिवत होता है ना, कि जो जीते हैं उनसे भी पूरी जानकारी ली गई है, और जो हारे हैं उनसे भी हार की समीक्षा का पूरी रिपोर्ट ली गई है। फिर वो प्रदेश सरकार को, प्रदेश संगठन को भेजी गई है, और अब केंद्रीय संगठन के पास है। तो जो कुछ भी हो रहा है, हम ये स्तर के उस पर चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और जो निष्कर्ष निकलेगा, निश्चित रूप से हम अपनी हार के जो कारण है उनको दूर करेंगे, ताकि 27 में हमको दोबारा से ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे कारण हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, बहुत कुछ है, तो ये सब उसमें समाविष्ट है। और देखिए कि फिर कैसे कैसे इसका निराकरण होता है। अच्छा, एक चीज और भी है कि ये ऐसी ही एक सेम रिपोर्ट 2024 के चुनाव में भी तैयार कराई गई थी, जिसमें निकाला गया था भाई ये पैनल में नाम गए हैं, फिर वो पहले मंडल स्तर पर, फिर पर्यवेक्षक नियुक्त हुए, फिर वो आया कि भाई चलिए अब जिला अध्यक्ष, फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष, और मीटिंग हो रही थी। मीटिंगें बहुत हुई इस चुनाव में, और रिजल्ट तो बिल्कुल उस हिसाब का मिला नहीं। कोई कह रहा था कि बाबा की नहीं चली, कोई कह रहा अमित शाह जी की चली। ये जो दो धड़े हो गए हैं ना पार्टी में, जो लोगों को बताए जाते हुए नहीं, ये आप अच्छे से जानती हैं, लेकिन जो लोगों तक मैसेज ये पहुंचा है कि इनकी फला की कुर्सी खतरे में है, उसमें बीच में अरविंद केजरीवाल आके बयान दे देते हैं, कभी संजय सिंह बयान दे देते हैं, वो भी लोगों में इम्पैक्ट किया है। ये आप मानिए इस बात को। ये बात तो है, लेकिन देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब उसको ऑथेंटिक बात नहीं माना जा सकता है। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सांगठनिक स्तर पर मजबूत हैं, और देखिए, हर समय हर एक जैसी स्थिति नहीं चलती है। जैसा कि अब हमारे राजनीतिक जो सलाहकार हैं, भाई साहब ने बताया, बहुत कुछ कारण ये भी है। प्रशासनिक सबसे बड़ा असर होता है, क्योंकि जनता का डायरेक्ट लिंक होता है अफसरशाही से, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण रहा है नेगेटिव राजनीति, जो प्रचार किया गया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अमित शाह जी और योगी जी में नहीं पट रही है। बीच में अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी हालत तो नहीं देखी, लेकिन एक बयान देके सनसनी पैदा कर दी कि चुनाव जीतेगी बीजेपी, तो योगी जी को हटा मेरा सवाल तो यही है कि अरविंद केजरीवाल को सोते हुए दिल्ली का मुद्दा देख रहे थे, उन्होंने चद्दर हटाई अपने मुंह से, और ये थोड़ी कहा कि योगी पे कैसे, कहीं से कुछ पता चला होगा उनको भी, मुझे लगता है, तभी तो कहने लगे। अपने बारे में क्यों नहीं पता कर रहे हैं? अब वो खुद क्या बताया जाए, अपने पीछे तो आफत है। मतलब दिल्ली, चलिए मैं तब तक मिनाज अहमद के पास चलूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मिनाज जी, जी, संगठन, भारतीय जनता पार्टी जो है, सवाल तो सुन लीजिए,
सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए हमारा। आप तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल आपका रिकॉर्डर सेट हो गया। सवाल ये है कि भाई 27 में सपा तो ठीक है, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? कांग्रेस अपने भीतर घातियों को कब समझेगी? क्योंकि कांग्रेस क्या करती है, किसी को उठा के बना दिया राष्ट्रीय सचिव, किसी को बना दिया फला का प्रभारी, वो उस राज्य में जाके बीजेपी गवर्नमेंट अपनी सेटिंग करता है, अपना ज्वाइन कर लेता है जाके बीजेपी। भीतर घाती तो आपके में भी है। मुझसे तो लोग ये कह रहे थे कि ये 10 सीटें जीतती और अगर ये चुनाव में उतर आते। और मिनाज जी, एक निवेदन है, अजय राय जी तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों से इधर मेरी बातचीत हुई नहीं है, लगभग परिणाम आने के बाद से तो नहीं हुई। उनसे कह दीजिएगा आपका हम उनको व्हाट्सएप पर डाल देते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, मैं खुद कर देता, लेकिन मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं वो। एक चीज समझ लीजिएगा, उनसे कह दीजिएगा कि कार्यकर्ता जो आपके साथ है ना, उसको कार्यकर्ता के तौर पर ही रखें, बस बात वो समझ जाएंगे वहां तक जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये देखिए, सच्चाई है कि कांग्रेस संगठन में उत्तर प्रदेश में कमजोर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि लोगों में निराशा पैदा हुई, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को उत्साह पैदा कर दिया कि जो 400 पार के ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा दे रहे थे, जनता ने उसको नकार दिया। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ा हुआ है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती से लड़ेगी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस का एक एक करता जो न्याय पंचायत स्तर पर गठन होगा, कांग्रेस हर बूथ पर अब चुनाव जम के लड़ेगी। किसके साथ लड़ेगी? इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे हम लोग। चलिए, ये आपने जब कहा ना तो मुझे संतुष्टि हो गई कि इंडिया गठबंधन 27 तक रहेगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। और कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़िएगा जरूर। ज्यादा लड़ेंगे हम लोग। हाँ नहीं, अब साजिद भाई ने नोट कर ली है, साजिद भाई ने सीटें नोट कर ली हैं, 50 तो उन्होंने लिख ली हैं, इसी के अंदर आपको रखने की बात है। अब देख लीजिएगा भैया, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष आपके पास है, 100 लगभग 100 सांसद हैं आपके पास, 36 उधर भी हैं, तो लेकिन यूपी में मजबूत गठबंधन है आपका। लेकिन श्वेता जी, आपकी बात रुक गई, लेकिन बड़ा सवाल है, दो पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, दोनों के संगठनों में इतनी कमजोरियां आ चुकी हैं। एक जो यूपी में बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, उसको संगठन को मजबूत करने के लिए अजय लल्लू से लेकर बृजलाल खाबरी और अब अजय राय, और फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए भाजपा की तर्ज पे। लेकिन फायदा उनको मिला अजय कुमार लल्लू से, जिन्होंने कांग्रेस में जान फूकी और कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाले नेता अजय राय बने। भूपेन्द्र चौधरी, धर्मपाल सिंह सैनी, धर्मपाल सिंह मुझे लगता है जब वो संगठन प्रभारी बनाए गए, दोनों को पश्चिम से लेके आया, कितने वोट आएंगे ये आएंगे। पश्चिम में तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क ही कहूंगा, क्योंकि आपकी आपसी रंजिश ने एक पार्टी का जो ड्रीम 400 पार था वही आधा कर दिया। जहां तक है, खुद ही जो हमारे हारे हुए वो हैं कैंडिडेट, उन्होंने ही ये आरोप लगाया है कि भितरघात हुआ है, और बहुत कुछ अभी आ रहा है मीडिया में, आप देख रहे होंगे। तो पश्चिम का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, और मैं कह तो रही हूँ, अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अब अरे आप जहां से रह रही हैं, मुझे जब फर्रुखाबाद मुकेश राजपूत के साथ भी तो यही हुआ, साक जी कैसे हारे सबको पता है जी। साथ मुकेश राजपूत जी अपने उससे जीते हैं, ठीक है, वोटिंग वो कम है, लेकिन जीते तो हम हैं ना। और यही बात, सिर्फ जीतना नहीं होता है। अब एक चीज समझिए, और जिनकी 6 सीट आई है वो आत्मविश्वास से लबालब है, और अरे वो मैडम, चाहे नेपाल, चाहे राजा कहीं का हो, चाहे नेपाल का, चाहे भारत का, जब राजाओं की मीटिंग होगी तो आएगा तो जरूर ना। तो वही है, अब वो चाहे 6 सीट हो, चाहे 1 सीट थी, तब भी वो सदन में थे यूपी से। जीते हैं ना, और कैसे जिताया गया है इससे क्या मतलब है आपका? अरे जनता ने जिताया है, जनता ने वोट दिया है, तब जीते हैं ना। अभी आलोक जी ने कहा था कि अफसरशाही हावी है। देखिए, अब कई वैसी जगह हैं, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे आप फर्रुखाबाद ले लीजिए, यहाँ पर जातिगत फैक्टर भी एक बहुत मायने रखता है। अच्छा, ये सब चीजें सपा के लोगों को कैसे पता चल जाती हैं? जातिगत फैक्टर आपसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता था। 2 पावर पॉइंट थे, एक काशी क्षेत्र, एक गोरखपुर क्षेत्र, और दोनों में इस तरीके का जो
रिजल्ट आया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। इतनी मेहनत हो रही थी, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, एक तो सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा था। देखिए, अब ना मोदी जी को ना योगी जी को जनता ने नहीं नकारा है, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि बनकर संसदीय की टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके उनके क्रियाकलापों को, उनके कार्यों को जनता ने नहीं पसंद किया है, निश्चित रूप से नहीं पसंद किया है, तभी तो जनता ने उनको हार नकारा का है। सामना करना पड़ा है। तो कहाँ टिकट देने में गलती हुई, कहाँ निचले स्तर तक कमजोरियां रही, यही उसी की बैठक होगी और इन्हीं सब कमजोरियों को दूर किया जाएगा। अभी कांग्रेस और सपा बहुत ज्यादा खुश ना हो, 2027 में अभी काफी दिन है और भाजपा अभी एक अमित शाह जी ने एक शेर भी कहा था कि किनारे पर घर मत बना लीजिएगा, मैं समंदर हूं फिर लौट के आऊंगा। तो अभी बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है और कांग्रेस केवल 6 सीटों में इतना खुश ना हो। अब तो शेर और शायरी तो होगी ही सदन में, है क्या कि 234 उधर भी हैं और 2-3-4 शायर जिता के ले गए हैं। हम लोग चिकन फाइटर थे। हाँ ये देखिए, अच्छा आप समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा ना, राजा कहीं का भी हो, अगर राजाओं की बैठक होगी तो बुलाया जाएगा। आप भले 33 सीटें लेके आए हो यूपी में, जिस पार्टी की यूपी में 1 सीट थी वो तब भी आप पे हमलावर था और आज 6 सीटें लेके आया समाजवादी पार्टी के सहयोग से। वो उस चीज को नकार ही नहीं रहे, लेकिन आपके सहयोगी दल, चाहे वो जयंत चौधरी हो, उनका रिकॉर्ड देखिए, अनुप्रिया पटेल रिकॉर्ड देखिए, और इन दोनों लोग को छोड़िए तो आपके चलिए ठीक है, ओम प्रकाश राजभर जिनको आपने बड़ा ढोल नगाड़े बजाकर उनको बुलाया था, उन्होंने क्या किया? वो तो ना जाने क्या क्या कह रहे थे। और जो फिर मैं कह रहा हूँ, पूर्वांचल में फिर नारद राय को बुलाया गया, उन्होंने कहा 13वीं होते देखेंगे आप एक पार्टी की। क्या हुआ? चुनाव बाद गायब है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गाड़ी बुक करा दिया हूँ, सब जाने वाले हैं। कौन गया वहां से? दारा सिंह चौहान फैक्टर कहाँ गया? संजय निषाद का क्या हुआ? आपने इतने बड़े बड़े लोगों का जो सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे, जनता से तो मिलते ही नहीं थे। इसी सब की तो समीक्षा के बाद जो खामियां निकल के आएंगी उनको दूर किया जाएगा। और मैं तो एक नेक सलाह देना चाहूंगी सपा और कांग्रेस को, आप हमारी समीक्षा की चिंता मत कीजिए, आप अपनी अपनी पार्टी की चिंता कीजिए कि आप लोगों की लड़ाई ना शुरू हो जाए। साजिद जी जवाब दे दीजिए। ये परिवारवादी पार्टी है, ये सिर्फ परिवार के सदस्यों साजिद जी को से ही जवाब, मैं साजिद जी से जवाब ले लेता हूँ। लड़ाई झगड़ा है क्या कि अब बीजेपी को मुझे लग रहा है लड़ाई झगड़ा ही कराना पड़ेगा। बड़ा मजबूत बॉन्ड है, फेविकोल लगा के जोड़ा इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से। उसमें सुधार करेंगे जब और आज इनके घर में लड़ाई हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, सभी चर्चाएं हैं जब इनकी रिपोर्ट जा रही है। अच्छा, लड़ाई हो भी क्यों ना, इनके एक नेता थे गुजरात के रूपाला जी, जो लगातार ठाकुरों पर हमले कर रहे थे, ठाकुर समाज के लिए उल्टे अपशब्द बोल रहे थे। एक इनके कुछ सांसद थे, इनके कर्नाटक के थे, वो संविधान पर हमला बोल रहे थे, संविधान के लिए बोल रहे थे। गोविल जी बोल रहे थे, लल्लू सिंह जी बोल रहे थे अयोध्या से। तो ऐसे तमाम लोग जो है वो कुछ ना कुछ अपशब्द कहीं ना कहीं वो लोगों के बारे में बोल रहे थे। तब उसके बाद ही जो है वो कहीं ना कहीं ठाकुर समाज के लोगों में गुस्सा था, ब्राह्मण समाज में गुस्सा था, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही थी और ओबीसी समाज पर भी लगातार हमले हो रहे थे। संविधान खतरे में था, एससी समाज भी नाराज था, लोकतंत्र भी खतरे में है और सब लोग ये जान रहे हैं। ये बताइए, अभी भी इमरजेंसी को लेकर चर्चा कर रहे थे, जबकि उस पर कानून बन चुका है कि जिन हालातों में 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगी थी, अब वो दोबारा उस पर कभी लगी नहीं सकती। तो जो लग नहीं सकती, अब उस पर क्या चर्चा करना। लेकिन लोकसभा में पूरी भाजपा उस पर चर्चा कर रही है। लेकिन आज के समय में जो अघोषित इमरजेंसी है उसको खत्म करने की चर्चा करना चाहिए। उस पर कैसे खत्म हो, अघोषित इमरजेंसी ना लगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अभी बात बोल रही थी भाजपा की प्रवक्ता, जो माननीय, उनका कहना था कि साहब जो है उन्होंने कहा है कि मेरा पानी उतरता देख। तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुद्र हूं लौट कर वापस आऊंगा। तो ये फडणवीस जी ने भी कहा था, लेकिन वो समुद्र में वो वापस लौटे हैं तो डिप्टी सीएम की हैसियत से लौटे हैं। तो जब आप भी अगली बार जब लौटेंगे तो हो सकता है विपक्ष में बैठने की हैसियत से बैठे, जैसे फडणवीस कह के गए थे। उस समय वो सीएम से हटे थे महाराष्ट्र के, तब उन्होंने कहा था कि मेरे पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, लेकिन डिप्टी सीएम लौटे। ऐसे ही आप भी लौटेंगे, लेकिन अगली बार विपक्ष के रूप में लौटेंगे, क्योंकि जनता
परेशान है, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार भी जो है, जो काम लोगों के पहले 1,000 रुपए में होते थे, वो आज 10,000 में होने लगे हैं। और भ्रष्टाचार में हम लगातार करप्शन में बढ़ रहे हैं, चाहे तमाम रिपोर्टें भी आ रही आपने हैं। और स्वीकार यही कर लिया ना कि हाल पहले चलिए मैं महंगाई आके के जवाब में लेता हूँ। होते थे। मैं आपसे भी जवाब लूंगा और वरिष्ठ पत्रकार जो आलोक त्रिपाठी उनसे भी बात करूंगा। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जिस तरीके से भीतरगाथियों पर एक्शन की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं सारे दलों पर है, लेकिन भाजपा समीक्षा तेज कर रही है, वो आने वाले राज्यों के चुनाव को देख रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो यूपी में है, विधायकों के 100 टिकट पिछली बार 80 काटे थे तो फर्क नजर आया, इस बार 100, क्योंकि काटने के बाद यही लोग विरोध करते हैं। आलोक जी, अगर मान लीजिए हम एक शहर की 10 विधानसभाओं में 8 के टिकट काट देते हैं और किसी नए चेहरे को मौका देते, तो आपको लगता है कि वो 8 विधायक जो हैं वो चुनाव लड़ाएंगे? बैनर, पोस्टर और रैलियों की बात मैं नहीं करता हूं। क्या वो किसी को फोन करके कहेंगे मुझे वोट दीजिए, क्या मेरे कहने पे इनको वोट दीजिए? देखिए कई बार कुछ ज्यादा प्रयोग नुकसानदेह हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में ये प्रयोग करने का प्रयास किया था, वो वापस कर लिया और नहीं किया। क्योंकि आप टिकट बदलने से काम नहीं चलेगा। आपने काम क्या किया है, आपके जो प्रतिनिधि हैं, आपके जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने काम क्या किया है, उन्होंने जनता के बीच गए हैं कि नहीं गए हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप टिकट काट देंगे तो दूसरा आएगा, तो लेकिन जिसका टिकट कटेगा वो तो नहीं आपके साथ आएगा, वो अंदर खाने कहीं ना कहीं आप प्रयास करेगा कि आपको जो जीतने ना दे। चलिए आप एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। राजधानी लखनऊ में कैंट विधानसभा क्षेत्र, जहां वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी जी उनके विरोध में चुनाव लड़ी, ठीक, वो जीत गई, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हार गए। अब वो हारने के बाद वो कांग्रेस की विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और उनको आपने मंत्री बना दिया। उसके बाद वो इलाहाबाद चले गए, आपने ब्रजेश पाठक जी को वहां कर दिया, तो बसपा में जो आए, तो आपने अपने की तो उपेक्षा की ना। तो जो कहीं ना कहीं जो उपेक्षा है, आदमी देखिए, व्यक्ति जब वर्षों से आपके साथ जुड़ा हुआ है, दरीब से बिछा रहा है, और जब आप सत्ता की मलाई चाटने का नंबर आया तब आपने दूसरों को दे दिया, तो ये कार्यकर्ता नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। आपको अपने लोगों का काम तो करना पड़ेगा। आज 7 साल हो गया, 7 सालों में कितने निगम, कितने आयोगों के पद खाली पड़े हैं, आप अपने लोगों को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। आप समायोजित किसको कर रहे हैं? को, आईएएस, पीसीएस, रिटायर को, जब जो अरे वो करेंगे उन्हीं को जो सरकार चला रहे हैं। अब ऊर्जा मंत्री बनने लायक श्रीकांत शर्मा थे, लेकिन कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। मेन स्ट्रीम में वापस लाया, मेन स्ट्रीम में उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोग जो पार्टी से जो जुड़े ही नहीं रहे, पार्टी कार्यकर्ताओं में जिनकी पैठ नहीं है, आप उनको भाजपा में ला करके भाजपा का नेता बना दे रहे हैं। तो ये जो कार्यकर्ताओं में निराशा है, ये कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है, वो कार्यकर्ता या तो फिर चुनाव में वोट डालने जाता नहीं है, और ये जाता है तो फिर आपके विरोध में डाल के आता है। उसको लगता है जब आप अपने यहाँ किसी दूसरी पार्टी के नेता को बुला सकते हैं और भाजपाई बना सकते हैं, तो हम किसी जो बाहर से आए भाजपाई किसी पार्टी, हम उसको क्यों नहीं वोट दे सकते? तो ये जो परिवर्तन है, क्योंकि देखिए भूखे पेट ना हो गोपाला, आप बगैर भूख, जब आपका काम नहीं होगा, आपकी सरकार है, उसने वर्षों मेहनत की है, लाठी डंडे खाए हैं, तब सरकार आपकी बनी है, और जब सरकार बनी है तो आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हो क्या रहा है, यहाँ जो काम नहीं करने वाले हैं वो मालामाल हो रहे हैं, उनको पदोन्नति दी जा रही है, उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। लोग जो काम करने वाले हैं वर्षों से, जिन्होंने दरी बिछाई है 10-20 सालों से, उनको आप साइडलाइन में किए हुए हैं। तो ये जो कारण है, भारतीय जनता पार्टी को इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, इस पे फोकस देना पड़ेगा। ठीक है, आप सत्ता के में शामिल होने के लिए, सीटें बढ़ाने के लिए आप बाहर से आए लोगों को भी सम्मानित दीजिए, लेकिन उस सम्मान में कहीं अपने का अपमान ना हो। आप उसको सम्मान ना दीजिए, लेकिन उसका अपमान मत करिए। अरे कम से कम ये तो मत कहिए कि आप चलिए वेटिंग में है। मैं तो चाह रहा हूँ कि श्वेता जी को टिकट मिले और हम लोग इनको चुनाव लड़ाएं, लेकिन वही दिक्कत है, कहा जाएगा संगठन को मजबूत किया जाए, और इनकी जगह अगर कोई आईएएस आईपीएस मांग रहा होगा तो वो संगठन को और ज़्यादा मजबूत करेगा और अच्छे से चला जाएगा। आभास जरूर रही, लेकिन टिकट इनको भी चाहिए। लेकिन दिक्कत वही है कि ये संगठन के प्रति इतनी ईमानदार हैं कि ये कहेंगी नहीं। श्वेता जी, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो चाह रहा हूँ कि आपको टिकट मिले, लेकिन मुझे लगता है जिस सीट से आप मांगे, हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, और इसीलिए जैसा कि भाई साहब ने कहा, हाँ ये सब समस्याएं
हो सकती है, लेकिन फिर भी अन्य पार्टियों की अपेक्षा हमारी पार्टी में अनुशासन है। हम बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन उसको हम व्यक्त श्वेता नहीं जी, अब तो करते हैं, अनुशासन दिखा क्योंकि नहीं, हम देखिए अनुशासन दिखा नहीं। आपका संत कबीर नगर में कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई, सतीश द्विवेदी और जगदम्बिका पाल के समर्थकों में, सहारनपुर में बवाल हुआ। ऐसी 5 जगह हैं जहां पर आपसी में चल रहा है, जहां समीक्षा बैठक होने गई वहां बवाल होने लगा। खुल के लोग, लल्लू सिंह से बताइए, राजू दास, वो तो आप थी, आपको डिबेट में भी थी, जब मैंने आपको बताया कि राजू दास और ने जब वो गए तो अधिकारी से उनका झगड़ा हो गया। लल्लू सिंह ने समर्थकों की शिकायत की, समर्थकों ने उल्टा 10 शिकायतें इनकी लगा दी और उनकी सुरक्षा भी हटा दी गई। मैं इस राजू समय- दास को साइड कर रहा हूं, मैं लल्लू सिंह की बात कर रहा हूं। लल्लू सिंह भी तो कार्यकर्ताओं पर आकर लड़े भिड़े ना उनसे बीच बैठक में। जी वो तो है, और मैं इन सब बातों के अतिरिक्त एक बात और भी कहना चाहूंगी कि चुनाव से पहले न सपा न कांग्रेस कभी अयोध्या को अयोध्या नहीं कहती थी, फैजाबाद कहती थी। तो देखिए, हर बुराई से भी एक अच्छी चीज निकल आती है। अब सपा और कांग्रेस सुबह शाम अयोध्या अयोध्या जप रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, और ये चेंज सिर्फ भाजपा के कारण ही आया है। अरे वो और जो वहां की लगातार भूगोलिक स्थिति अयोध्या- बदल गई अयोध्या सुबह है, उठते हैं। वहां लोगों का घर पानी में, सामान उनका तैर रहा है, इसके लिए किसको कहा जाए? अब देशवासी को कहने लगे हम लोग, जो नए नए सांसद हुए माननी, कि हम आपको कहें, आपकी पार्टी को कहें। कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या किया जाए? अरे मैम, दिखेगा क्या? मुंबई में भी समस्या है, दिल्ली में भी समस्या है, कानपुर में भी समस्या है, लेकिन दिख रहा है सिर्फ अयोध्या। क्या तो करें? अरे मुंबई के नाम पे वोट थोड़ी मांगा गया था। शिवाजी टर्मिनल के नाम पे वोट मांगते तो हम वो भी देखते, लाल किले के नाम पे वोट मांगते तो वो भी देखते। ये मांगा है लाल किले के नाम पे भी, लेकिन वहां पे तो कट्टर ईमानदार मौजूद हैं, क्या करें? अरे अब है क्या कि उनकी आप ईमानदारी का सबूत तो है ना। अब साजिद भाई इसका अच्छे से जवाब दे देंगे, भाई इनके इंडिया ब्लॉक के वो नेता हैं। साजिद जी। देखिए, सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी है जो 10 साल से सत्ता में है, लेकिन हर मामले में जिम्मेदार जो है वो पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू जी को साबित करते हैं कि आप साहब बहुत वो इस पुरानी मामले में बातें कर रहे जिम्मेदार हैं। हम कहाँ पूर्व आप- पीएम आप- जवाहरलाल नेहरू जी को आप जिम्मेदार देखिए, बना रहे हैं अपनी हार के लिए? चुनाव यूपी में सरकार इनकी है, भगवान राम के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। हमेशा भगवान राजनीति आप राम नहीं वर्षों करते पहले हैं, आए हुए हैं, राजनीति आप कर रहे हैं। भगवान आपने तो राम अवधेश जी को राजा मान लिया वर्षों है। पहले आए हुए हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ये कहते हैं हम लाए हैं और विकास हमने वहां कराया है। तो जिम्मेदार कौन होगा? जब आप वोट लेंगे, विकास कराया है, नहीं, पूरे जिम्मेदारी गुजराती ले रहे हैं, कारोबारी ले वहां रहे हैं, खरीदा, एकदम ले रहे हैं। तो कहाँ अब वहां इनकार कर रहे पानी भर हैं? रहा है, वहां पानी टपक रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो आप दिल्ली और में मुंबई कहीं को, पानी नहीं टपक रहा है। आपकी ये नकारात्मक राजनीति है, जो इसको बंद आपको करिए। दिल्ली और मुंबई दिखाने की जरूरत नहीं है, आप तो यूपी दिखाइए। जब यूपी में आप विपक्ष की आप राजनीति ये करेंगे तो समझिए हम आपको नहीं बताएंगे कि कि दिल्ली में आप क्या हो रहा है। आप अयोध्या छोड़ दीजिए, बरेली देख लीजिए, मुरादाबाद देख लीजिए, बदायूं देख लीजिए, सब में जल भराव है। रास्ते बंद हो चुके हैं, लोग घरों से नहीं निकल पाते हैं। हर कहीं स्मार्ट सिटी है बरेली, बरेली के गड्ढों में लोग गिर गिर कर पिछली साल भी कम से कम 3-4 लोग मरे हैं। एक तो रिक्शा पोलर सरिया लेकर जा रहा था और वो सरिया उसके ऊपर गिर गई। और इस बार भी बारिश शुरू हुई है और पूरी सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। तो आप अब ये कहेंगे नहीं साहब, आप जो है नेपाल देख लीजिए। अरे आप यूपी की सरकार, आप है मैं यूपी में केवल एक शासन प्रश्न कर रहे पूछना हैं, चाहती यहाँ हूँ। की जी, जिम्मेदारी जी, आपकी है। बिल्कुल साहिब भाई, एक आप- प्रश्न, फिर मैं अपनी बात को जल्दी से खत्म कर फिर मिनाज अहमद के पास चलूंगा और श्वेता दुबे का एक सवाल जो है वो भी लूंगा। मैं केवल सड़कें ये टूटी प्रश्न हुई पूछना है, चाहती हूँ, पानी- ये बरेली बदायूं में सब गड्ढे सपा के शासन के बाद हुए हैं? पहले एकदम बढ़िया पिच रोड थी। सिर्फ इसका जवाब दीजिएगा, गड्ढे बाद में हो गए, हमने करवा दिया, है। विकास नहीं किया। समाजवादी जवाब दें पार्टी आप। की सरकार में हिंदुस्तान में पहला एक्सप्रेस वे बना था जिसपे लड़ाकू विमान उतरते हैं। इससे पहले इंडिया में कोई एक्सप्रेस वे नहीं था। आप पता कर लीजिएगा, बरेली बदायूं 4 लेन और बरेली यमुना से एक्सप्रेस वे नैनीताल था, तक ये यमुना एक्सप्रेस वे ये था। भी जो है आप लोग समाजवादी कुछ पार्टी ज्यादा की बोल सरकार जाते में, हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में सबसे ज्यादा अच्छी सड़कें थी। लेकिन 7 साल में जब से आप है, 7 साल में हमने सड़कें हाईवे टूट का गई है, और उसका रोड नहीं जाल बने बिछाया हैं। है। आप अब वो- कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। झूठ कहीं झूठ का क्या किया कहीं जाए? कोई किसी जाल नेता नहीं को है, तो कहाँ जनता जाल ही है? खटाखट भी तो आप आप ही दे रहे बताइए थे। कहाँ खटाखट सरकार अरे आपकी तो खटाखट। मेरा श्वेता जी, सब लोग हाईवे से चलेंगे तो अंदर गलियों से कौन चलेगा? बड़ा सवाल तो ये भी है ना, अब हाईवे में कितने % लोग, और भारत के कई हाईवे में तो बाइक अलाउ नहीं है। अब हम जैसे गरीब लोग कहाँ चलेंगे? चलिए, मिनाज अहमद कुछ पूछना चाह रहे थे। मिनाज जी।
चलिए खटाखट का नाम क्यों ले रहे हैं लोग? जब कांग्रेस की सरकार बनती, जनता को झूठा प्रलोभन क्यों दिया आपने? खटाखट का अरे नाम तो ले रहे हैं, अगले जवाब अच्छे देंगे दिन का- आपको। फिर अच्छे खटाखट। दिन का नारा तो आप लोगों ने दिया था जनता का। कर्नाटक और हिमाचल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। हिमाचल में तो आपके पास इतना राजस्व नहीं है अरे आप कि यूपी कर्मचारियों को तनख्वाहें दे सके। सिर्फ 6 आप सीट ला यूपी के में देखिए यूपी में ना। खुश हो जाइए, बाकी आप कुछ मत यूपी में अरे कीजिए। श्वेता जी जवाब दे लेने दीजिए, उनको भी बोल लेने आप दीजिए। यूपी में देखिए ना, अभी देखिए जियो का रेट बढ़ने वाला है, जियो का रेट बढ़ने वाला है, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला है, अरहर का दाल का रेट बढ़ गया, खाने पीने की सारी चीजों की सामान जब से भारतीय जनता पार्टी आई है बढ़ता चला जा रहा है। मन की बात प्रधानमंत्री को कहिए एक दिन कि मन की बात, जनता का मन की बात तो बोलते मन की बात से बड़ी परेशानी है आप लोगों को। आप भी अपने क्या मन की किया बात जाए? बोलिए, विपक्ष की बात बोले, आप मना थोड़ी किया जा रहा है। युवा बेचारे जब भाई आप पेपर मत देने सुनिए, आते मन की हैं, बात चलिए से बहुत बड़ा बहुत डेंजर। शुक्रिया मिराज अहमद आपका, श्वेता दुबे आपका, साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक त्रिपाठी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बात कर रहे थे भीतरघातियों पर एक्शन, लगभग 100 टिकट काटने की तैयारी में है 2027 में, और बाकायदा ब्यौरा तैयार किया गया है जो सीटें जीते हैं वहां पर भी, और जो सीटें हारी है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, और बाकायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं अपने सहयोगी दलों से भी रिपोर्ट मांगी गई है कि किन्होंने चुनाव में आपका विरोध किया भारतीय जनता पार्टी में रहकर, उनकी पूरी लिस्ट बनाइए, और कौन कौन प्रतिनिधि हैं जो अपने क्षेत्र में बिल्कुल इनएक्टिव हैं और सिर्फ लखनऊ में पड़े होकर सदन के मजे ले रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।